सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से प्रणाम। अगर आप इंटरमीडिएट साइंस या कॉमर्स के स्ट्रीम से आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है तो आइए आप लोगों के पेपर को मैच करा देते हैं कि आपने कितने उत्तर सही बनाए हैं। आप हमारे बताए गए उत्तर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम आपको सही जानकारी देंगे जिससे कि आपको अपने मार्क्स के कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आपके आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है और आप लोग बना चुके होंगे। सौभाग्य शब्द का विलोम होता है दुर्भाग्य। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप आमतौर पर अपने परिवार में सुनते होंगे अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है पत्नी के लिए, जो कि इसका पर्यायवाची हो गया। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह कौन वाक्य है? इसमें आपको बताना था सरल, मिश्र या संयुक्त। ये तीन प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के दृष्टिकोण से। तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें कि एक कर्ता और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य वो होते हैं जो दो उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिनमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो इसमें एक ही कर्ता हमें नज़र आ रहा है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो ये जो वाक्य है दुश्मन भाग गए, ये एक ही कर्ता है। दुश्मनों ने जवानों को देखा और ये भागे, तो इस वजह से हमें इसको सरल वाक्य कहना होगा। अगला प्रश्न है कहा जा सकता है ये कौन पदबंध है? तो ये क्रिया पदबंध है विद्यार्थी, जो दो क्रियाओं के मिश्रण से बनता है, उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। अगर आपने पदबंध का अध्ययन किया होगा तो ये सब पदबंध के प्रकार हैं। और कहना और जाना ये दोनों क्रिया मिश्रित होकर यहाँ पर आ रही है, जो कि क्रिया पदबंध बना रही है। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्भुज कौन समास है? चार भुजाओं के समूह को चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से चार भुजाओं यानी कि संख्या सूचक शब्द हैं यहाँ पर चार, जो कि द्विगु समास बताता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द्विगु। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अक्सर आप लोग बात करते हैं कि विकसित देश, अमेरिका एक विकसित देश है, तो विकास का विशेषण विकसित हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो अगर आप प्रत्यय को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्धित। प्रत्यय का अध्ययन आपने किया होगा तो ये आपको पढ़ने को मिला होगा। य र ल व ये कौन व्यंजन है? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ ये व्यंजन इसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण नासिका और मुख से होता है। ये हैं कुल मिलाकर अंग, य, अड़, न और म। ये पांचों वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण नासिका और मुख से होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ग को क करना होगा, दिक् करना होगा, दिक् धन अंबर। तो ये आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद के नियम में कि जो व्यंजन होते हैं ख, ग, ग, घ, इनके पहले अक्षर को अर्थात क में बदलकर और तब जाकर संधि विच्छेद किया जाता है। इसी प्रकार तथा दध में भी ऐसा होता है, जैसे जगदीश में द को त कर देते हैं, जगत धन ईश, वैसे उसी प्रकार दिगंबर में दिक् धन अंबर करना होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप अवश्य बनाए होंगे, ममेरा आप लोग बोलते हैं, ममेरा भाई भी बोलते हैं। यथाशीघ्र कौन शब्द कौन समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है जिससे कि क्रिया विशेषण का बोध होता है और यह अव्यय का काम करता है, इस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी कुछ देर पहले ही मैं इसकी चर्चा कर रहा था वाक्यों के प्रकार के बारे में।
तो याद रखिएगा कि रचना के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस वाक्य में भी अगर आप देखिएगा तो एक ही कर्ता आपको वह नज़र आ रहा है और एक विधेय। इस प्रकार से एक ही कर्ता होने पर ये एक पूरा स्वतंत्र वाक्य है, इसमें 2 वाक्य नहीं है, तो संयुक्त और मिश्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह एक सरल वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? यह कहना आपकी गलती है। इस वाक्य को पढ़ने पर कहीं पर गलती नहीं दिख रहा। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, यह भी शब्द को परिभाषित कर रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रहा है। चरखा काटना चाहिए, इस शब्द वाक्य को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि चरखा से काटने का काम तो कोई और करेगा, चरखा खुद ही तो चरखा को ही नहीं ना काटना शुरू कर देगा। इस प्रकार से इसको चरखा काटना चाहिए, इसमें गलत लग रहा है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग अर्थात आंतरिक रंग, और बहिरंग कहा जाता है बाहरी रंग को, तो इसका विलोम हो जाएगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है, मतलब कोई दूसरा ना हो, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिक भी कहा जाता है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अगर आप देखिएगा अंगार शब्द जो इसमें है, इसमें जलन होता है। तो जलन जो करता है ना, ईर्ष्या से जो व्याकुल होता है ना, उसको हम कहते हैं अंगारों पर लौटना। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अश्व घोड़े को कहा जाता है, और आपको पता होगा कि तुरंग का भी शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो ये जो प्रश्न है, इसका भी वाक्य का उदाहरण आपको बताना है कि ये कौन से वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो है ना, ये बता रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो जिस पर इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो ये देखेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण बनता है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है, जिसमें कि दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, ये स्वतंत्र नहीं। अगर स्वतंत्र होते तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो ये शब्द लगते हैं ना, जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, उसके आधार पर भी वाक्य की पहचान की जा सकती है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? जागिए ब्रिजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। तो जब ये कविता हम पढ़ते हैं, सूरदास का लिखा हुआ है, जिसमें वो कृष्ण को जगाते हैं, तो ब्रज भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। गीतावली किसकी रचना है? तो अगर आप पढ़िएगा लेखक के परिचय को, तो तुलसीदास में गीतावली की चर्चा की गई है, तो तुलसीदास की रचना है। नाभादास किसके समकालीन है? अगर नाभादास के मृत्यु और जन्म को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि किसके समकालीन होंगे। ये बाकी तीनों उनके समय के बाद के हैं, लेकिन तुलसीदास का जन्म और मृत्यु इनके आसपास का है, तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन है। हार जीत शीर्षक किस कविता किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत कविता जब हम पढ़ रहे थे तो हमने गद्य कविता की चर्चा की थी, क्योंकि गद्य के अंदाज में इस कविता को लिखा गया है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो लगभग आप सनातन धर्म के हैं तो आप आराम से समझते होंगे कि मीरा अपने प्रियतम कृष्ण को मानती है, तो ये सही जवाब है। शिवा बावनी में के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो जब आप कवित्व देखिएगा, भूषण की जो रचना है उसमें शिवा बावनी की चर्चा किया गया है। 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का जब आप पढ़िएगा कवि परिचय, तो आपको ये झरना आपको प्राप्त हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो इनके कवि परिचय में लिखा हुआ है कि कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो अगर आप शमशेर बहादुर का पढ़िएगा लेखक परिचय, तो उसमें 1978 ईस्वी में लिखा गया है कि इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, ये
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसको देखकर ही लग रहा है कि जन जन का चेहरा एक, ये मिलता जुलता भी है, तो इसी में इसकी चर्चा की गई है। 31 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें निरीह में बड़ी हो जाएगा, नुपुर में भी निरीह में बड़ी री होगा। नुपुर में जो नू दिख रहा है ये आपको बड़ा करना पड़ेगा, नू को इधर से बड़ा ऊ करना होगा। पत्नी में बड़ी नी होता है, आपको दीर्घई हो जाता है। तो तत्व जो आपको दिख रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द पहचानना है तो इसमें तत्व है, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा समाज में हमें सम्मान दिलाती है, और शिक्षा को देखकर भी लग रहा है कि ये किसी लड़की का ही नाम रखा जाता है। शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो जो संस्कृत से ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं उसको तत्सम कहा जाता है, तो भिक्षा तत्सम हो जाएगा और भीख इसका तद्भव हो जाएगा। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक पुरुष को कहते हैं और पाठिका ये स्त्रीलिंग को कहते हैं, तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पाठिका। कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा को अगर हम बहुवचन बनाएं तो कक्षाएं हो जाता है। तो आमतौर पर जिसमें ए और या जुड़कर जो बहुवचन तैयार होता है, ऐसे शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। तो कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, वाक्य भी बनाइएगा तो स्त्रीलिंग प्राप्त होगा आपको। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से कूदी तो बिल्ली छत से अलग हो गई। तो आपादान कारक में जो से विभक्ति का जो चिन्ह होता है इससे अलगाव का बोध होता है, और अंग्रेजी में इसको फ्रॉम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपादान कारक का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, देश विदेश कौन समास है? तो भाई बहन, अन्न जल, जिसमें कि बीच में हाइफन का चिन्ह होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास कहे जाते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो कोसों दूर भागना से ही पता चल रहा है कि बहुत अलग रहना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहा जाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में ये शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो जब हम आपको वर्ग में पढ़ा रहे थे तो कामायनी की रचना हमने की थी, कामायनी से इसको लिया गया है। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो अगर आपने कविताओं का अध्ययन किया होगा तो एकमात्र इसमें कवयित्री हैं जो कि असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसमें तो हम आपको कई बार पढ़ा दिए हैं, भूषण के द्वारा रचित कवित्त से लिया गया है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को इन्होंने प्रमुखता दी है अपने कविताओं में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो अगर आप पढ़िएगा गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय तो आपको प्राप्त होगा कि ये जातीय महाकवि हैं। तो सही उत्तर ए आपका हो जाएगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो पाफा बाभा म, ये ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। पृथ्वीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वीश का अर्थ होता है पृथ्वी का राजा, तो पृथ्वी धन ईश हो जाएगा पृथ्वीश। निम्न में से शुद्ध कौन है? परमेश्वर आपको गलत दिख रहा है। परीक्षण आपको इसमें गलत दिख रहा है क्योंकि परीक्षण में आपका बड़ा वाला करना होगा, और परीक्षण इनफैक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि बड़ी वाली री होगा। और प्राण ऐसे नहीं लिखा जाता है। हाँ, परीक्षा जो शब्द है, परीक्षा, ये हम ऐसे ही लिखते हैं। आप परीक्षा दे रहे थे तो आप तो परीक्षा को बखूबी पहचानते हैं, ये शुद्ध शब्द है। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी नाम है ना स्थान का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
नगर शब्द क्या है? ये 50 नंबर प्रश्न है। नगर शब्द पुल्लिंग है विद्यार्थी, क्योंकि जब वाक्य आप बनाते हैं तो हमारा नगर प्रगति कर रहा है। नगर और शहर ये दोनों पुल्लिंग है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जब आप मलयज का कवि परिचय पढ़िएगा तो आपको यह शीर्षक कविता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये मलयज की रचना है। तिरिच्छ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? अगर आपने ये कथा पढ़ी होगी तो आपको जानकारी होगी कि लेखक के पिताजी की उम्र 55 वर्ष है। C.W. लिडबेटर किनवें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? विश्व शिक्षक ही बता रहा है कि इन चारों व्यक्तियों में शिक्षक की भूमिका जे कृष्णमूर्ति ने निभाई है, जिसमें कि इन्होंने शिक्षा शीर्षक निबंध भी लिखा हुआ है। बहुत ही उत्तम निबंध है इनका। तो इन्हीं के अंदर C.W. लिडबेटर ने विश्व शिक्षक का रूप देखा था। अगला प्रश्न उसी चैप्टर से है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। पूरी तरीके से स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। जब तक मनुष्य स्वतंत्रता में जीवन नहीं जिएगा तब तक वो भय में रहेगा और सत्य की तलाश नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो गाई डी मोपासा का एक पाठ है जो कि आप अपने सभी चैप्टर्स को समाप्त करके जब आप अंत में जाइएगा तो इनकी एक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके लेखक परिचय में ये लिखा गया है कि इन्होंने कुल मिलाकर 300 कहानी की पुस्तकें, 6 उपन्यास और एक कविता इन्होंने प्रकाशित की थी इस समयावधि के दौरान। तो कहानी की पुस्तकें आपको बतानी है तो इसका उत्तर हो जाएगा 300 कहानियाँ। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो क्लर्क की मौत जब आप उसी भाग में जब आप ये पढ़िएगा जाकर, कहानी अंत में लिखा हुआ है, तो आपको उत्तर प्राप्त होगा कि अंतिम प्रार्थी की बात करने के बाद वो निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े। तो ये एकदम अंदर, कहानी के अंदर से ये लाइन निकला हुआ है। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये भी अंत में लिखा हुआ था पेशगी। अंतिम पाठ है, इसके लेखक है हेनरी लोपेज। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो जब आप पढ़ेंगे प्रगीत और समाज तो आपको प्राप्त होगा कि रोमांटिक उत्थान के साथ दूसरा उन्मेष हुआ था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का लेखक परिचय पढ़ने पर हमें मिलता है 1993 ईस्वी में। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? इन चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो मोहन राकेश ने ही एक नाटक लिखा है सिपाही की माँ। तो इन्हीं के कवि परिचय में ये बात लिखी गई है। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो प्रगीत और समाज में चर्चा किया है मलयज ने, नामोर सिंह ने इनफैक्ट, कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है और गजानन माधव मुक्तिबोध के भी कवि परिचय में इस बात की चर्चा की गई है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी का जब आप कवि परिचय पढ़िएगा तो उसमें यह प्राप्त होगा। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो ये कविता आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था पंच परमेश्वर। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो कविता आपने पढ़ा होगा तो सड़क सींच रहा है। सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो आप जब ये गांव का घर कविता पढ़ रहे होंगे तो 10 कोस दूर से आने वाला है, ऐसा उस कविता में लिखा गया है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो अशोक वाजपेयी का जब आप पढ़िएगा कवि परिचय तो पता चलेगा कि दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है?
तो जिसमें लोहा का वर्णन किया गया है उसमें आप पढ़िएगा तो लोहा का खदान छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। भिलाई शब्द का वर्णन भी कविता में किया गया है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय का कवि जब आप पढ़िएगा परिचय तो उसमें इस निबंध की चर्चा की गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इनका जब परिचय आप पढ़िएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का तो आपको पता चलेगा कि अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के संसर्ग में ये आए थे। अगला प्रश्न है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो जब सूर्य की किरणें निकल कर आती है, सूर्योदय होता है, तो उषा शीर्षक कविता में बताया गया है कि नीले जल के नदी से निकलती हुई किरणें ऐसा लगता है कि कोई गोरी स्त्री स्नान के पश्चात किरणों की भांति निकल रही हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो जब आप गुलेरी जी का परिचय पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि खेतड़ी के जो नाबालिग राजा थे जय सिंह के, तो नाबालिग राजा जो जय सिंह थे इनके अभिभावक बनकर, जो कि जयपुर दरबार के राजा थे, 1904 ईस्वी में ये गए हुए थे उनका अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में। तो इसका सही जवाब होगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो आप पढ़ेंगे दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में रस उमड़ता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो जब आप ये कहानी पढ़ते होंगे उसने कहा था, जब मैं भी पढ़ा रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा, सूबेदार हजारा सिंह जब खंदक में चक्कर लगाते हैं तो सबको वो आदेश देते हैं, कहते कि उद्यमी तुम उठ और सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा सिंह तुम 4 जने उठो और बाल्टी से खंदक का पानी बाहर फेंको। सबको आदेश देते हुए और वहाँ पर खंदक में चक्कर लगाते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो आप इनका संपूर्ण क्रांति आप पढ़े होंगे, 1922 में ये अमेरिका गए हुए थे और वहाँ 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो गई उसी समय ये मार्क्सवादी बने थे। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का ही परिचय जब आप पढ़िएगा तो बाउल इनके पुकार का नाम था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो आप पढ़े होंगे अर्धनारीश्वर, जिसमें माता पार्वती और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इनका अज्ञेय का जब परिचय पढ़े होंगे तो इंद्र सभा नाटक इन्होंने लिखा था बचपन में खेलने के लिए। रोज़ शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो रोज़ शीर्षक कहानी जब आप पढ़े होंगे तो अंत में चर्चा किया गया है कि दही जमाने के लिए गर्म पानी से मिट्टी के बर्तन वो धोती है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था और बाकी 1907 वाला कोई है नहीं, तो 28 दिसंबर 1907 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर कवि कौन है? ये तो कई बार बताया मैंने आपको, जायसी हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से, तो कर्ता ने कर्म को करण से होता है और एक आपादान में भी से होता है, लेकिन दोनों से में अंतर होता है। करण से एक माध्यम बनता है, जैसे राम से, तुम से, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो ये जो से है ये करण का उदाहरण है, करण कारक का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। यह वह, ये जो सर्वनाम है ना, ये यह वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जिनसे कि समीप और दूरी का बोध होता है। यह से समीप होने का और वह से दूर होने का। सब धन कौन सा विशेषण है? तो सब जो ये शब्द है
ये धन के परिमाण का मात्रा का बोध करा रहा है, तो मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो विद्यार्थी, कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सकर्मक अकर्मक, लेकिन रचना के आधार पर 5 होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 5 भेद होते हैं। तो इसमें तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम 5 के साथ जाएंगे क्योंकि ज़रूर ये रचना के आधार पर पूछा होगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? मुझे लगता है कि बच्चा बता देगा, भविष्यत काल का उदाहरण है। पगड़ी शब्द क्या है? तो ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का स्रोत मालूम नहीं होता लेकिन वो प्रचलित होते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। पगड़ी ऐसा ही शब्द है, उत्पत्ति तो नहीं मालूम लेकिन ये बहुत ही प्रचलित है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उनको क्या कहते हैं? तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको आप खंड कीजिएगा तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द होते हैं, तो इनको रूढ़ कहा जाता है। खंड अर्थात बंटवारा। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो नय यहाँ पर मूल शब्द है, तो वी यहाँ पर उपसर्ग हो गया। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े तो नहीं लगेगा हार्ड। वंद जो है वो एक धातु है और अना जो है ये कृत प्रत्यय है, जो कि संस्कृत के अनुसार, तो अना इसका सही उत्तर होगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक कविता का जब कवि परिचय आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता संग्रह है इसी से इसको लिया गया है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ये एक ऐतिहासिक पत्र है भगत सिंह का, साथी सुखदेव के लिए। भगत सिंह के पिता का नाम आपको बता रहे हैं, सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो ओ सदानीरा पढ़ते समय कैकेयी के क्रोध की चर्चा उसमें की गई है। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? 3 जगहों पर, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ये तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं? तो मोहन राकेश का जब आप परिचय पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर इनको माना जाता है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसमें दीनू कुम्हार का चर्चा किया गया था, जो 2 बर्मी लड़कियों के आने की सूचना देने के लिए बिश्नी के घर पे आता है, उसी को हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहा गया है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह का जब आप पढ़िएगा लेखक परिचय तो उसमें आलोचना त्रैमासिक का वर्णन किया गया है, जिसके प्रधान संपादक थे नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो अगर आप बहुत ही गहराई से इस पाठ को पढ़े हैं तो प्रबंध काव्य इनके सिद्धांत के आदर्श थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? ये तो बहुत आसान है, आपने ये कहानी भी पढ़ी होगी, कलीराम नाम था हेडमास्टर का। ये हो गया वस्तुनिष्ठ। और विषयनिष्ठ जो प्रश्न है, आपको निबंध लिखना था, महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय कवि, वसंत ऋतु। इसमें मेरे प्रिय कवि और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों तो मैंने गेस करके आपको दिया हुआ था, और मेरे प्रिय कवि में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान का वर्णन किया था। आप में से छठ पर्व पर भी कई लोगों ने लिखा होगा, काफ़ी आसान दिख रहा है, वसंत ऋतु पर भी आसान दिख रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। ये लाइन तिरिक्ष पाठ में लेखक ने अपने पिताजी के संदर्भ में लिखा था। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, ये भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी के उपज होने के संदर्भ में लिखा था। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, अधिनायक में जय जयकार कौन कराता है, कौन भारत भाग्य विधाता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो।
ये उषा शीर्षक कविता में नभ के रंग को बताने के लिए काली सील और केसर शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। अति आसान है, आराम से लिखे होंगे आप। अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा होगा तो ये 5 नंबर तो आपका है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। बिश्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है, एकदम आसान है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, अर्धनारीश्वर में हमने उत्तर बताया है, कृषि के आविष्कार के समय। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ, तो लेकर आए थे ना गोला, सुतरी वाला गोला। हम लोग उसने कहा था जब कहानी पढ़ रहे थे तो इसकी चर्चा ही हुई थी। एकदम आसान है। मालती के पति का परिचय दीजिए, तो मालती के पति जो थे महेश्वर, संभवतः उनका नाम था, तो वो एक चिकित्सक थे और उनके विषय में और भी बातें हमने पढ़ी थी, आसानी से आप लोगों ने दे दिया होगा। ओ सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है, तो ये तो पूरा गंडक नदी पर बोला गया है। ये शुरुआत के 5 आसान है, पहले ही 5 के उत्तर आप दे सकते थे। ये सारे के सारे आप पढ़े हैं, गेस में भी मौजूद है। जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, मैंने ये प्रश्न आपको दिया था। तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाते हैं, ये भी हमने आपको लिखवाया हुआ था। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, मृगराज अर्थात जंगल का राजा सिंह से किया गया है, ये भी उत्तर आपको मालूम है। तुमुल कोलाहल कलह में कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, तो ये कविता ही मैंने कहा था, ये कविता का पूरा व्याख्या मैंने दिया था। एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। एकदम सुभद्रा कुमारी चौहान का, यह आप आसान से 10 का उत्तर दे सकते थे, लेकिन 5 ही के उत्तर आपको देने थे। इनमें से किन्हीं 3 के ही उत्तर आपको देने हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, तो हम संपूर्ण क्रांति में पढ़े हैं। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ये भी हमने बातचीत शीर्षक निबंध में पढ़ा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि इन्होंने नारियों को बहुत ही तुच्छ माना है। हम लोग इस पर भी चर्चा किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है, तो मुट्ठी बंद मुट्ठी का इशारा, क्रोध का दुधारा, यह हमने पढ़ा था। जब शोषक वर्ग शोषितों पर अत्याचार करता है तो इस पर बहुत ही अच्छे से जन जन का चेहरा एक में इसका व्याख्या किया गया है। उषा शीर्षक कविता में राख से लिपा हुआ चौका, तो जब नभ के रंग को बताया जा रहा है तो इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका भी उत्तर आप आसानी से दे सकते थे कविता के आधार पर। सूरदास रचित पठित पद के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए, तो पूरे वात्सल्य रस में ही कविता लिखा गया है वो पद जिसमें कृष्ण को जगाया जा रहा है। माँ और पिताजी उनको खिला रहे हैं, तो कैसे वो दही गिराते हैं, कैसे भूइयाँ गिराते हैं, फिर उसको खाते हैं। अति आसान है। संक्षेपण 1/3 आपको कर देना था, उदाहरण का संक्षेपण। ये पहला संक्षेपण भी आसान है, ये दूसरा संक्षेपण भी आसान है। किसी एक का चयन करके आप इसका उत्तर दे सकते थे। तो आपके पेपर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया होगा हिंदी पर, तो आपका 100 में 100 सही होना चाहिए। कुछ भी अंक अगर कटेगा तो एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर आप कर सकते हैं इस हिंदी के परीक्षा में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि कॉमर्स और साइंस वालों का परीक्षा समाप्त हो गया आज। अब हम कोई आंसर शीट नहीं बना रहे होंगे। आप सब हमसे जुड़े और लगातार हमने आपके लिए परिश्रम करने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भविष्य में कभी आपको हमारी आवश्यकता महसूस होती है तो हम आपके समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।